हाँ अभी कैसे हो? कितना नंबर आया टेस्ट में? साइंस में खाली कितना? 21 नंबर है। 14 सही हुए थे, नंबर बताओ। बाकी तो नेगेटिव में गया। हाँ, 16 नंबर आए थे कि सही थे? सही नहीं चाहिए नंबर, नेगेटिव के भी साथ में बताओ। हाँ भी क्या? आवाज कौन ही के कौन देखा कौन ही? हाँ, 28 नंबर साइंस में खाली कि पूरे टेस्ट में 28 है? इन्हें मुकर पूरे टेस्ट में नहीं, साइंस का बताओ मेरे को। तो पूरा टेस्ट का बाकी टीचर पूछेगा। हाँ चंद्रभान, फिर भाई बात आपको ना बताओ थे के करे। मेरा भी तो बता नहीं, मेरा कितना गलत है, मैं कितना सही करे। जो आपके गलत है वो मेरे सही है। हाँ भी, अरे पूरी प्लानिंग करके आए हो कि सही सही बताना है, आप गलत तो बताना ही नहीं। हाँ, 12 सही है, 13 सही है। किया बार पड़ेगी 12, 13, 14, 17 है। मुश्किल था क्या टेस्ट? मुश्किल था है ना, क्योंकि आंकड़े याद करने काफी क्या है, मुश्किल है। कोई बात नहीं, ये तो वो सारणियां याद करनी थी तब दिक्कत थी। अब की बार तो परिभाषाएं याद कर लोगे है? याद कर लोगे क्या? वेग क्या है, गति क्या है, विस्थापन क्या है, दूरी क्या चीज है, द्रव्यमान क्या है, यही तो याद करना है अब की बारी। ठीक है, अब की बारी जो अब तक पढ़ा दिया वो सारा का सारा उसके अंदर आएगा अभी। ठीक है ना, डेफिनेशन, सूत्र, मात्रक जो मैंने लिखवा दी है, अब सारणियों से माथा पच्ची करनी है। रोज पढ़ना है, मैंने कहा ना अपने को साल में याद करना है। पेपर कब है? अगले साल है, क्या दिक्कत है, आराम से पढ़ लेंगे सर। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या था? के लिख दियो इन लिया। हाँ ही करिए, जहां तक मैंने पढ़ा है। कोई बात नहीं, देख लेंगे। और दो के तो एक का तो बोनस दिया है आपको, वो उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं था, वो मेरी गलती है। ठीक है, अब 23 24 यार यहाँ कौन बताई जाएगा। अब मैं खेल लगे रहे तो आधी क्लास अपनी साफ हो जाएगी, जान तो पूछ ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो लास्ट टॉपिक क्या पढ़ लिया था वो बताओ मेरे को। क्या पढ़ लिया था? न्यूटन का प्रथम नियम। कोई नहीं हो भाई, देख। हाँ हाँ बोल भाई। लास्ट मतलब तू आओगे वही हो, माने जाओगे। मारो तो कोई उपस्थिति को योगदान ही कौन है। प्रथम भी हो गया न्यूटन की गति का, द्वितीय नियम भी हो गया न्यूटन की गति का, तीसरा नियम भी हो गया, और उसके बाद में हमने पढ़ लिया क्या? बल भी पढ़ लिया, बल की डेफिनेशन देख ली, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है वो भी हमने देख लिया था, पढ़ लिया था ना। फिर हमने देख लिया था कि बैलेंस कब रहेंगे, संतुलन में, इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे, याद है कि नहीं है? संतुलन की शर्तें भी हमने देख ली थी। तो ये भाई ने मदद करी है यार, इनकी थारे साथी है और इन पता को नहीं आप आगे के पढ़ लियो। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक मेरे ख्याल से था यही, संतुलन। संतुलन ही था क्या? संतुलन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, कौन कौन सा? स्थाई, चलो स्थाई अस्थाई जो भी है, संतुलन के अंदर जो आपका गुरुत्वीय केंद्र होता है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो कहां होनी चाहिए? हैं। अगर कोई चीज स्थाई संतुलन में है तो एक अलग गुरुत्वीय केंद्र होगा। एक यदि अस्थाई संतुलन में है तो गुरुत्वीय केंद्र की पोजीशन अलग होगी, और यदि वे उदासीन संतुलन में है तो गुरुत्वीय केंद्र की पोजीशन क्या होगी? अलग। हमने 3 चित्र देखे थे, याद हो तो। तीनों को शंकु मान लो, शंकु क्या मान लो, सॉरी हाँ शंकु मान लो। ठीक है ना, अब शंकु की 3 पोजीशन में एक बार तो बर्थडे वाली टोपी कौन देख रही है, जन्मदिन वाली, एक बार तो उसको सीधा रखा हुआ है, एक बार इसको क्या कर दिया, टेढ़ा गिरा दिया, और एक बार नोक नीचे और ऊपर वाला खुला मुंह क्या किया था, ऊपर। तीनों ही कंडीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी स्थाई संतुलन में तो वो सबसे कहां होती है, नीचे। अस्थाई संतुलन में सबसे ऊपर होती है कि नहीं होती? और जो आपका उदासीन संतुलन होता है उसमें वो कहां होती है? वो एकदम सेंटर में होती है। ठीक है, फिर वस्तु को चाहे कैसे मर्जी कर दो वो गिरेगी नहीं। ठीक है, इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए जितने भी वाहन निर्माता हैं, जो सड़क पर चलने वाली चीजें उनका निर्माण किया जाता है।
ठीक है ना। आपने देखा होगा इंजन हमेशा कहाँ होता है, जितनी भी गाड़ियां हैं अप्रोक्सीमेट सबका इंजन कहाँ है, सबसे ज्यादा वजनदार चीज भी कौन है, इंजन ही है। उसको आगे रखा, आगे रखने से क्या हुआ, वो चीज थोड़ी सी दबगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, नीचे, अर्थात वस्तु किस में रहेगी, संतुलन में रहेगी। ठीक है, झूले लिए हैं कभी, मैडम गए हो गए, मैं गए हो कल, ठीक है ना। अब झूले लेते हैं तो वो जब झूले, वो बड़ा सारा चक्कर वाला झूला है, अब मान लो थे एक ही जन झूला लेना है, तो वो थाने बिठाओगे कौन, थे बोले 500 रुपये दे दो, कौन बिठाओगे, क्यों, कि वो किस में नहीं रहेगा, संतुलन, वह नाव सी है, मैं सारा बंदा एक पास ही बिठा देगा, कौन बिठावे, किस में नहीं रहेगा, संतुलन में नहीं रहेगा, गड़बड़ हो सकती है। तो बैलेंसिंग हर जगह क्या है भी जरूरी है। ठीक है, चलते हैं इसी क्रम में आगे। और न्यूटन की गति से एक नाम निकल के आया था, हेडिंग लगाओ, संवेग। क्या बोलते हैं इसको, मोमेंटम। संवेग यानी कि मोमेंटम। ठीक है, अब क्या है, विज्ञान ने हर चीज को बड़ी मुश्किल बना दिया आगे से आगे। जैसे शुरू शुरू में जब पढ़ना शुरू किया था, चीजें क्या थी, आसान थी, फिर आगे से आगे डेफिनेशन आती रही, क्यों, चीजें समझ में नहीं आई। ठीक है, गति समझ में आ गई तो उससे निकलने वाला टाइम के दौरान फिर वेग बताना पड़ा। ठीक है ना, दूरी समझ में आ गई तो फिर ये पता नहीं लगा दिशा में क्या थी, तो उन्होंने विस्थापन की डेफिनेशन देनी पड़ी। बल समझ में आ गया, ठीक है, तो गुरुत्वीय बल की डेफिनेशन देनी पड़ी कि हर जगह बल काम कर रहा है। ठीक है ना, अब ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो अब द्रव्यमान, ठीक है, और वेग का रिलेशन, इसका रिलेशन, द्रव्यमान और वेग का रिलेशन, उसके अंदर एक नाम निकल के आता है, क्या, संवेग, मोमेंटम। ठीक है, अब छोटी सी बात है, एक साइकिल वाला है, साइकिल वाला छोड़ो चलो, आप नीचे जमीन पे खड़े हो, मेरे हाथ में दो चीजें हैं, एक है मतीरा, तरबूज 5 1 किलो का, ठीक है, एक हाथ में है छोटा सा चने का दाना, अरे सिर को निशानों मार के मैं दोनों छोड़ा, बारी बारी से, एक बारी चने का दाना आपके सिर पे मारा, चोट लगी, अरे चोट लगी क्या है, कम के लगी, लागी को नहीं, बाड़ा में बिचाड़ा थप्पो खा के नीचे पड़ जीप। ठीक है यार, मतीरियो मारे फेंगे जद लगी ना, चोट लगेगी, जाहिर सी बात है, लचको लचको आ जी कोई। ठीक है, अब मन ध्यान धेड़का हो बिन की खा जाओगा, कहा हाँ मतीरियो आए हुए, चोट चोट भूल जाओगा। ठीक है, अब जब उस दोनों को ऊपर से छोड़ा था, उस समय दोनों का वेग क्या था, वो सेम था, क्योंकि दोनों पे सेम गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा था, तो वेग समान था। दोनों का वेग समान होने के बावजूद भी आपको चोट ज्यादा मतीरे से लगी। ठीक है, एक ही उदाहरण है, आप जा रहे हो सड़क पर, इसको समझना है तो आपको वो उड़ाना पड़ेगा। एक साइकिल वाला भाई आया, 40 किलोमीटर की रफ्तार से साइकिल लेके आ रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल, पैडे मारे आओ चंद्र बांध गया, मां मारी साइकिल। ठीक है, ठीक है, केस नंबर 2, वही चंद्रबान सड़क पे जा रहा है, एक ट्रक आ रहा है फुल लोडेड, ठीक है, 40 किलोमीटर की रफ्तार है, चंद्रबान का मां मारे। अब क्या हुआ है, किस कंडीशन में चंद्रबान नहीं रहा, ट्रक वाली में, और साइकिल वाला नहीं रहा, कूट कूट की रेल बना दी भी। ठीक है, कौन सी में, दोनों कंडीशन के अंदर गति क्या थी, वेग क्या था, समान था, लेकिन नुकसान ज्यादा कब हुआ है, जब चीज भारी थी, हैवी थी, द्रव्यमान क्या था, ज्यादा था। तो यहां से मोमेंटम शब्द निकल के आता है, क्या निकल के आता है, मोमेंटम। काम सारे ही करते हैं, कोई महान काम कर देता है, काम सारे ही करते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई विशेष काम करता है, तो कहते हैं उसमें मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, आप सभी पढ़ रहे हो साइंस में, किसी के नंबर 12, किसी के 15 16 17 18 आ रहे हैं, बालाराम के बात हुई रहे हैं, क्या पहला तो दूसरा तीसरे नंबर पर आए हो रैंक में, ये टेस्ट में क्या हो गया, कॉपी ले गया, गुण ले गया, तो कॉपी तो ले जाओ सी, टाइम कितना दिया था, 1.5 घंटा दिया था ना, हाँ, यहाँ तो चलो कॉपी ले गया, वहां तो कंप्यूटर झपकी मार के क्या हो जाएगा, बंद फिर किन का होगा, कंप्यूटर ले गया है, बहाने नहीं चलेंगे। तो लिमिटेड टाइम के अंदर सारा खेल किसका है, टाइम का। इतने दिनों से यही समझाता आ रहा हूं, समय के अंदर रहकर काम कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो वो जो टक्कर हुई,
क्या हुई, दो चीजों की टक्कर हुई, उससे नुकसान ज्यादा कब हुआ। अब आपको जी साइकिल हल्की भी चोट कम लगेगी, ट्रक भारी था उससे चोट ज्यादा लगी, तो विज्ञान ऐसे हल्का भारी नहीं मानता। वो क्या कहता है, वो कहता है साइकिल का मोमेंटम क्या था, कम था, इससे उससे होने वाला नुकसान क्या हुआ, कम। ट्रक में मोमेंटम क्या था, ज्यादा था, इसलिए उसमें नुकसान क्या हुआ, ज्यादा। तो अब ये मोमेंटम है क्या, तो लिखो, प्रत्येक वस्तु जो गति करती है, प्रत्येक वस्तु जो गति करती है, उसमें संवेग विद्यमान होता है या संवेग उत्पन्न होता है, ऐसा लिख सकते हो, या उपस्थित होता है। प्रत्येक वस्तु जो गति करती है उसमें संवेग उपस्थित होता है। यानी कि संवेग की शर्त क्या है, संवेग को कब परिभाषित कर पाओगे, स्थिर वस्तुओं में नहीं कर पाते। संवेग शब्द का प्रयोग कब होता है, जब वस्तु क्या करे, गति करे। गतिशील है तभी संवेग होगा, नहीं तो संवेग नहीं। यार संवेग किस में होगा, लाइन एक लिखवाइए, उसमें सब कुछ है। प्रत्येक वस्तु किस में होगा, चाहे वो धीरे चल रही है चाहे वो तेज चल रही है, उसमें क्या मौजूद है, संवेग या मोमेंटम मौजूद है। अब ये है क्या, लिखो इस प्रकार, प्रत्येक गतिमान या गतिशील, एक शब्द लिख लेना, वस्तु के द्रव्यमान, इस प्रकार प्रत्येक गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, प्रत्येक वस्तु के गतिमान वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास तथा वेग यानी कि वेलोसिटी के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग कहा जाता है। इसका प्रतीक P और आप मात्रक बता सकते हो क्या, देखो सूत्र है, हमने इकाइयां इकाइयां पढ़ी है, तो आपको द्रव्यमान की इकाई पता है, आपको वेग की इकाई भी शायद पता होगी, तो इसकी इकाई बन जाएगी। बोलो, सीखो चीजें, अपने सेल्फ खुद करने की कोशिश करो। क्या निकलेगा, द्रव्यमान की इकाई क्या है, किलोग्राम केजी, वेग की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड, तो इसकी इकाई क्या बन गई, केजी मीटर प्रति सेकंड। विमा क्या हो जाएगी, साथ साथ लिखते रहा करो, M1L1T माइनस एक, अपने आप करो, मेरे को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीख गए तो फिर मेरी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जब आप चलना सीख गए थे, ठीक है, उसके बाद में आपको माता पिता की उंगली पकड़ने की आवश्यकता पड़ी थी क्या, आज से चाल लो जानो मम्मी आंगली पकड़े चाल लोगे थे, कौन चाल, जब सीख गए ना तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, जिसने मैं सिखाया, सेल्फ डिपेंडेबल हो जाओ। तो मात्रक क्या हो गया इसका, केजी मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। अदिश है कि सदिश है, अब ये याद करना पड़ेगा, आपके रटे लगाने हैं। लिखो, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश, ठीक है। अब औकड़ चंद्रपान तो मर्जी ले लो भले, दो चीजें आ रही है सेम ढलान से, सेम ऊंचाई से, एक साइकिल एक ट्रक, इसके पास भी एम है, M1 मान लेते हैं, इसके पास भी एक M है जिसको M2 मान लेते हैं, इसके पास भी एक V है, इसके पास भी एक V है, मतलब इसके पास भी मोमेंटम है, इसके पास भी मोमेंटम है, दोनों के पास कितना कितना है, कम किसके पास ज्यादा किसके पास। इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी v2 है, और मान लेते हैं कि v1 बराबर v2, क्या m1 बराबर m2 है क्या, है नहीं, साइकिल कितना किलो की,
40-50 किलो की होगी, ट्रक खाली भी है तो भी कौन टलाम गए हो। जाहिर सी बात है मोमेंटम किस में, ट्रक में। और जिसके पास मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वो कार्य भी उतना ही ज्यादा करेगा, उसके पास बल भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात। आप में मोमेंटम कितना आ गया, 1.5 2 2.5 घंटा मोमेंटम है के। समय में मोमेंटम नापा नहीं जाता, ध्यान रखना, ठीक है। आप में कुछ मोमेंटम है जिसकी वजह से आप बैठ कर क्या कर रहे हो, कार्य। आप में द्रव्यमान है क्या, चलो देखना है। पैड़ियां चढ़ के ऊपर आ जाओगे, आ जाओ, इसका मतलब आप में मोमेंटम है। कुछ वेग से ऊपर चढ़ के आए होगे, जमीन से कुछ मीटर तय किए हैं कुछ देर के अंदर ऊपर तक आने में, वेग है, वेलोसिटी है आपके पास, ये नहीं वेलोसिटी है कि नहीं, मीटर प्रति किसमें, सेकंड में। ठीक है, आप में से कई जने तो ये सीढ़ियां जो बाहर चढ़ के आए हो, ये 15-20 सेकंड में कवर कर लेता है, कईयों को चढ़ने में 25-30 सेकंड लगते हैं, कईयों को चढ़ने में 1 मिनट लगता है। रिसीवर का भारी मेरे जैसा आराम उड़ा चढ़ेगा। ठीक है, चलो छोड़ो, है ना, सारा वैष्णो देवी ले जाओगे, ये बाता बाता में ही है चलना। सीढ़ियां हैं बहुत उनकी ऊपर चढ़ने वाली, है ना। अपने सारे चलो चलते हैं, पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं। सबसे पहले दर्शन कौन करेगा, ऊपर कौन पहुंचेगा, है। अब नाम नहीं लेना, कौन पहुंचेगा, जिसके पास संवेग क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। खाली ये भी मैटर नहीं करता, हम इंसान है, हमारे अंदर एनर्जी भी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। भूख लागी, पानी भी पीना पड़सी, चंद्रबान ने पूरी छोला खुआ दिया, चंद्रबान मोमेंटम जमा ही मर्जी, अविनाशी नींद क्या सी। हाँ, तो ये चीज, तो मोमेंटम शब्द क्या जो है जानने का उद्देश्य है कि हर वस्तु के अंदर वेग सेम हो सकता है, हर वस्तु का वेग सेम हो सकता है। द्रव्यमान यदि अलग अलग हो तो वस्तु के पास जो भी ताकत मौजूद है उसी को हम क्या कह रहे हैं, मोमेंटम। आप इसको बल मान लो, कुछ मर्जी मान लो, उससे से क्या संपादित होते हैं हमारे कार्य। जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ही जबरदस्त कार्य होगा। इसलिए चोट चने से नहीं लगी थी, किससे लगी थी, बंदूक की गोली मार के एक आदमी के तो आर पार निकाल सकते हैं, लेकिन टैंक के आर पार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है। गोली नहीं चाहिए, क्या चाहिए, घोड़ो चाहिए। घोड़े का क्या ज्यादा, अरे क्या ज्यादा, एम ज्यादा। जबकि गोली और घोड़े को सेम वेलोसिटी से फेंका गया था, नुकसान ज्यादा कौन करेगा, घोड़ा करेगा। समझ में आ गई बात। तो ये चीज है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब बारी बारी जब बात आ रही है टक्कर की, किसकी, तो एक और चीज निकल के आती है। क्या जब टक्कर होती है क्या होती रहती है क्या, है। थारा कणी थाप मारो खींच गए, बल था, वेग था और मोमेंटम था ना। तो बड़े ने व्यक्ति ने मारा तो बुरी तरह से जन्ना आ गया, छोटे बच्चे ने मारा तो बच्चे ने मार दिया, नहीं कंठ मोच दिया भी, तू मेरा मारी सा ठहर लारा हो गया भी। होता है कि नहीं होता। छोटे हाथ से थप्पड़ पड़ा तो बल क्या था बेचारे के पास, कम था, वेलोसिटी भी क्या थी, कम थी। चलो वेलोसिटी पूरी मान लेते हैं, बल कम था तो नुकसान क्या हुआ, कम। और वही कोई मुक्केबाज तो धरते थारा मुंह के ऊपर घुसंडे दांत दूं सह तोड़ते, क्यों, क्या ज्यादा है उसके पास, मोमेंटम। अब इस मोमेंटम शब्द को समझना है तो एक चीज आती है कोलूजन, यानी कि टक्कर। क्या आती है, हाँ। अब वो टक्कर जो शब्द है उससे चीज निकल के आती है संवेग की, जैसे ही उसको बोलते हैं आवेग। क्या बोलते हैं, आवेग, यानी कि इंपल्स। वो भी समझना जरूरी है क्योंकि टक्कर लगातार नहीं होती। ठीक है, लिखो नेक्स्ट भी। हाँ, प्रतीक हो गया पी, फॉर्मूला हो गया m×v, मात्रक हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड। विमा की बात करोगे तो जो नहीं लिख पाते हैं वो लिख लेना m1 L1 T-1। तो ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आवेग। इम्पल्स, आवेग यानी कि इम्पल्स। लिखो, बल जब कोई बल किसी वस्तु पर कम समय के लिए आरोपित किया जाए या कम समय के लिए कार्य करे, जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए, कम समय के लिए क्या करे,
आरोपित करें या कम समय के लिए बल क्या करे, कार्य करे, तब बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। तो तब बल तथा जितनी देर बल काम किया था उस समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहा जाता है। ऐसे कर लेना, गुणनफल को वस्तु का आवेग कहा जाता है। ठीक है, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्रिकेट देखा होगा खेलते हुए, देखा है क्या? ठीक है, फुटबॉल है, बेसबॉल सुने नाम? क्रिकेट जैसे ही है, थोड़ा सा अलग है, रूल रेगुलेशन अलग है थोड़े से। ये रहा क्रिकेट। अब एक के हाथ में तो चाहे डंडा मान लो और चाहे बैट मान लो, हर एक क्या है, बॉल है। बॉलर ने बॉल फेंकी, फेंकी देसी किन देखा है, कोई बॉलर को नहीं डा पाई, आप ही बैट्समैन आप ही फेंकी है, पर पास भाज के जाके आप ही मारना कर ले होगी। आपने बॉल फेंकी 150 किलोमीटर की रफ्तार से और आपने जाके उस बॉल को शॉट मारना है, मार देगा? हाँ, तो मन अमेरिकन फेंको बोलते। ठीक है, अब ये बैट्समैन के पास में बॉल आई और बैट्समैन ने बल्ला घुमाया, बॉल और बल्ले का समय कितना था टच होने का, कितनी देर तक बॉल बल्ले के संपर्क में रही थी? हैं? अल्प समय था। तो आवेग कब आता है? जब आरोपित बल का टाइम क्या हो, कम हो। समझ में आई बात? आवेग की डेफिनेशन तब निकल के आती है जब किसी वस्तु पर बल तो लगा लेकिन उस बल लगने का समय बहुत ही क्या था, कम था। अब हम क्या करें, दीवार है सामने, इसको धक्का दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, वो आवेग नहीं आएगा भाई। ठीक है ना? तो आवेग आएगा जब ये वस्तु मान लेते हैं बॉल, ठीक है, किसी ने किसी की तरफ फेंकी, कुछ वेग से फेंकी और जाके बैट से क्या हुई, टकराई या बैट्समैन ने इसको मारा, तो संपर्क समय बहुत ही क्या था, कम था। तो कम समय के लिए जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित होता है, उस कंडीशन में वो समय जितना बल आरोपित हुआ था वो और बल के मान का गुणनफल ही क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। लिखो इसका प्रतीक जे व इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। इसका प्रतीक है जे, मात्रक है न्यूटन प्रति सेकंड। न्यूटन सेकंड, सॉरी प्रति सेकंड क्या, न्यूटन सेकंड होता है। अब यहां पे बल जो है वो किस में है, न्यूटन में, और समय किस में है, सेकंड में। तो मात्रक बन जाएगा ns। तो J बराबर ns, न्यूटन सेकंड। यह भी एक कौन सी राशि है, सदिश राशि। जहां बल आ गया, ठीक है, और बल का गुणा समय से हो गया, दो अदिश राशियों का गुणनफल हुआ है कि नहीं हुआ, कि दो सदिश का हुआ है, कि एक अदिश और एक सदिश का हुआ है? देखो सब करवाया हुआ है। इसके फॉर्मूले में एफ और टी है। एफ और कौन है, टी। एफ क्या है, एक सदिश है कि अदिश है, सदिश राशि है। टाइम क्या है, अदिश। तो एक अदिश और एक सदिश राशि का गुणनफल कौन सा परिमाण देता है, सदिश। तो यह एक सदिश राशि है। हाँ भी, इसकी विमा बनाना जरा। देखते हैं कौन बना पाता है। बना दी, बोल। M1 L1 3 माइनस 1। हाँ भी, वो एक बनाओ है भाई, देखा के बनाएंगे, बना बना दबा दब बना। हाँ भी भूपेंद्र बना।
व्योमा बनाने के लिए हमें तो इनको मूल इकाई में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो न्यूटन किसके बराबर है? अरे न्यूटन किसके बराबर है? 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही तो होता है ना, 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, उस बल को हम कितने न्यूटन मानते हैं। तो 1 न्यूटन किसके बराबर है? केजी इंटू मीटर बटा में सेकंड की घात 2, यही तो है सेकंड स्क्वायर। गुणा में कौन है? ये तो किसकी वैल्यू रख दी? ये किसकी वैल्यू रख दी? सेकंड की। ठीक है, विमाएं इस प्रकार से आराम से बनाया करो। केजी किलोग्राम कौन है? एम। एम कौन है? मीटर यानी कि लेंथ, बटा में सेकंड कौन है? टी कितनी? 2। और इधर गुणा में इनके कौन है? यहां लिख दो ऊपर, क्या कौन है? टी। ये लो, सॉल्व कर लो। टी से टी की घात कट गई, क्या बचा नीचे? टी बचा। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया? m1 l1 टी की घात, यहां से ये घात कैंसिल होगी, क्या बचा नीचे? एक ही टी, एक टी यानी कि t-1। ये विमा होगी किसकी? मेरी तो है नहीं, किसकी है? आवेग की है। किसकी है? आवेग की है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये आवेग शब्द कब आता है? जब बल तो काम करे लेकिन टाइम पीरियड बहुत ही क्या हो, कम हो। इस बात का ध्यान रखना भी। आवेग शब्द का जिक्र हम तब करते हैं जब बल तो वस्तु पर काम करता है लेकिन जो टाइम होता है ना वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो ये आवेग है, ये रहा टाइम। ये कौन है? फोर्स। ठीक है, और जैसे ही यहां बल लगना शुरू हुआ तो वस्तु में क्या उत्पन्न हुआ? आवेग। और जितने समय तक वो बल उसके टच में था, यहां पर बल का मान सबसे क्या है? ज्यादा। देखो अब मैं इस चीज को अपने हाथ की ओर ला रहा हूं, तो जाहिर सी बात है ये इसके जब टच होएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब टच बहुत ही क्या होगा, कम। और फिर ये मैं इसको धकेल रहा हूं और फिर इस पे पूरा प्रेशर लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? उस समय बल का मान सबसे क्या होगा? ज्यादा। और फिर जैसे ही आगे जाने लगेगी तो बल का मान क्या हो गया? अब तो कम क्या हो गया, हट ही गया। जब तक बैट से बॉल भिड़ी थी ना, सिर्फ बल का टाइम उतना ही था, उतनी देर तक फोर्स अप्लाई था। उसके बाद तो उसने वेग अपना लिया, वो आगे चल पड़ी। अब कितनी दूर जाएगी डिपेंड करता है, कितनी दूर जाएगी किस पे डिपेंड करता है? लगाए गए बल के मान पर और संपर्क के मान पर, और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जिस वस्तु पे बल लगाया गया था उसका एम कितना है, उसका एम कितना है, वो कितने वेग से आपकी ओर आ रही थी, उसका मोमेंटम कितना है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? एक तो बैट्समैन के सामने बॉलर ने बॉल फेंकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बॉल 150 ग्राम की है, निंदा में ठीक है, बॉल कितने ग्राम की है? 150 ग्राम की। एक बॉलर स्पिनर आया, क्रिकेट सारे देखते हो, इससे बढ़िया समझ लोगे। स्पिन बॉल उसने फेंकी, सीधी फेंकी थी, बिल्कुल कोई टर्न टर्न नहीं है। वो टर्न में तो फिर नई चीज आ जाएगी, अगर स्विंग होगी या लेग स्पिन ऑफ स्पिन आ गई फिर टॉपिक नए ऐड हो जाएंगे। सीधी फेंकी, कितने किलोमीटर की रफ्तार से? 100 किलोमीटर की रफ्तार से। 150 ग्राम की बॉल 100 किलोमीटर की रफ्तार से किसकी ओर गई? बैट्समैन की ओर। बैट्समैन के हाथ में बैट पकड़ा हुआ था, वो 1 किलो का मान लेते हैं। ठीक है, अब बैट्समैन पतलो सो युजवेंद्र चहल सुकेड़ो, ठीक है, उसने लगाया पूरा जोर, अपना शॉट मार दिया, बॉल बैट का संपर्क हुआ, बाउंड्री के पास कैच आउट हो गया। उदाहरण एक। दूसरा उदाहरण, व्यक्ति है क्रिस गेल, 6.5 फुट लंबो, मर्डू मक्कू, कोई 1 किलो का बैट, बॉलर सामने है लेकिन उसकी बॉल की रफ्तार बहुत ही क्या है, तेज। जसप्रीत बुमराह मान लेते हैं, 150 किलोमीटर की बॉल फेंक के मारी, बॉल का द्रव्यमान वही था, 150 ग्राम ही थी, बैट भी वही 1 किलोग्राम का। व्यक्ति बदल गया जिसके पास बल ज्यादा था। क्या ज्यादा था? पहले वाले व्यक्ति के पास बल क्या था? कम था। दूसरे वाले व्यक्ति के पास बल क्या था? शॉट उसने भी मारा, शॉट उसने भी मारा, बैट और बॉल का टाइम भी सेम था टच होने का। यहाँ तो नहीं युजवेंद्र चहल बोल गए बल्ला छिपाई दिए करके यूं करके लेके बल्ला पास फेंके मारी, यहाँ तो करे को नहीं। जिस तरीके से उसने खेला। अब ज्यादा आवेग किसमें था? क्रिस गेल की बॉल बाउंड्री पार गई 6 रन, क्यों? क्योंकि जो युजवेंद्र चहल का ये जो ग्राफ बन रहा था ना, वो तो बन रहा था यूं,
ठीक है, अर्गेल को ग्राफ यहाँ बने, टाइम उतना ही, सेम टाइम सेम बॉल, और ये बहुत ज्यादा लगाया तो आवेग इंपल्स जिसका ज्यादा होगा वो भी डिस्टेंस भी ज्यादा तय करेगा। ठीक है ना, किसी भी चीज को यदि आपने उड़ाना है, फेंक के मारना है, ठीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा कवर कब होगा, जब उसमें आवेग ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? अरे की समझ में को नहीं आएगा, वो थोड़ी देर में खिचड़ी हो जाएगी। ये आवेग उवेग और इसके अलावा भी इनके अंदर से 5-7 एक टॉपिक और निकल के आते हैं, वो मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है उनकी। अर्थात हालात देखता हूँ ना करवाऊँ तो ही ठीक लगे, बीमार सा लगने लग गया ये। ठीक है ना, कि घड़ी का इंटेड हो गए, देखे हो जी टाइम, वक्त है रुकेगा नहीं, और ऐसे धड़ाधड़ निकले जा रहा है, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो ये इम्पल्स बताता है कि वस्तु कितना डिस्टेंस तय करेगी, किस वेलोसिटी से आगे जाएगी। ठीक है ना, और 6 होगा या 4 होगा या खिलाड़ी आउट होगा। मेन संपर्क की जगह भी डिपेंड करती है कहां लगी, किनारा लग के होता तो एज लगता, पूरा फोर्स नहीं लग पाता। गेल में जोर तो घना ही है, लेकिन उसके बल्ले का हल्का सा क्या लगा था, किनारा लगा था। अब किनारा लगा तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट का टाइम और स्पेस जो है वो बदल गया, बदल गया तो परिणाम भी पहले से क्या आएंगे, वो अलग आएंगे। तो सारा खेल जो चल रहा है वो मोमेंटम और किसका चल रहा है, इम्पल्स का चल रहा है। मोमेंटम और इम्पल्स का चल रहा है, डिस्टेंस दूरी तय करना। ठीक है ना, अब बस जो है उसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, उसमें इंजन क्या रखा हुआ है, बड़ा रखा हुआ है, वो सवारियां क्या लेके जा सकती है, ज्यादा। जब वो किसी को टक्कर मारेगी तो नुकसान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये सारी चीजें अगर अपने किसी और साधन पर अप्लाई करके देखें, साइकिल पर द्रव्यमान क्या है, सवारियां क्या लेके जा सकती है, टक्कर मारेगी तो नुकसान भी क्या होगा, कम ही होगा। डिपेंड करता है टक्कर किम मारी है, बस में तो कौन मार दी है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें, और ये जो टॉपिक आ रहे हैं संवेग आवेग, ये कोई स्थिर वस्तु में नहीं है, किसमें है, गतिशील में, गतिशील में। और ये कब बताते हैं, टक्कर पर, किस पर। और यहां से फिर एक चीज निकल के आती है जिसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं, सुना है क्या नाम, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, सुना है किसी ने, कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम और न्यूटन की गति का तीसरा नियम यदि मिला दें, दूसरा नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, चलो वो तो शुरुआत में करा, स्थिर है तो चल रहा है तो चल रहा है, छोड़ो पहला गया नहीं चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है, बताओ भाई, अरे बोलो। किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण आगे उस पर लगाए गए बल के समानुपाती, बल के समानुपाती और द्रव्यमान के, द्रव्यमान के विलोमानुपाती। त्वरण v, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बिना त्वरण पैदा हो नहीं पाएगा। तो ए टॉपिक जुड़ेड़ा सकोनी के दोनों आवेग और संवेग। हम्म, तो संवेग का तो हम लेंगे m, संवेग से उठाया क्या, दूसरी गति के नियम से m उठा लिया। ठीक है ना, और f तो देखो तीनों नियमों के अंदर ही है, क्रिया प्रतिक्रिया के अंदर भी यही होता है, किसी वस्तु पर कोई क्रिया करो, बल आरोपित करो, वो बराबर और विपरीत दिशा में आपको बल दे देगा। तो द्रव्यमान और बल के मध्य संबंध बताया गया है, द्रव्यमान और किसके मध्य, बल के मध्य एक संबंध बताया गया है। ये जो m निकाला ये किससे आया भाई, संवेग से, और ये जो f आया ये किससे आया, आवेग से, और इन दोनों को संरक्षित रख दिया। ठीक है, और उसी को दे दिया नियम किसका, संवेग के संरक्षण का नियम, कि ना तो ये उत्पन्न होता है ना ही ये नष्ट होता है, एक से दूसरी चीज में चला जाता है और खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म क्या हो जाता है, आगे से आगे ट्रांसफर होता रहता है, बना नहीं सकते। ठीक है ना, ना ही खत्म। संरक्षण के नियम में हमेशा ये बात लिखी होती है, ना तो उत्पन्न ना ही नष्ट, एक से दूसरे रूप में रूपांतरित। दूसरा नियम कहता है कि वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर त्वरण के समानुपाती है। ठीक है, या जितना भी बल आरोपित करोगे उसके अकॉर्डिंग समानुपात में त्वरण होगा, और द्रव्यमान के वो त्वरण क्या होगा, विलोमानुपाती। दूसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के निश्चित और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया। आपने एक बॉल ली, क्या ली, एक बॉल ली, उसको दीवार पर क्या मारा, फेंक के, आपने एक वेलोसिटी दी, ध्यान से देखना, आपके हाथ में बॉल थी, ठीक है, आपने उसको फेंका, फेंका, वेलोसिटी प्रदान की, बॉल का कुछ ना कुछ क्या था, द्रव्यमान। जैसे ही द्रव्यमान और उस वेलोसिटी को गुणा किया, क्या मिला, अरे त्वरण कौन मिले, संवेग मिला। क्या मिला, तीन ना आ जाए यार,
मेरे हाथ में बॉल थी, मैंने फेंका, वेलोसिटी दी, ठीक है, अब वो जा रही है, अब वो जा रही है, ठीक है, ये क्रिया थी, क्या थी? सामने दीवार से जाके बॉल क्या हुई? टकराई। कुछ बल से बॉल दीवार से क्या हुई? टकराई, चिपकी दीवार के, फिर थोड़े से समय के लिए। बॉल से टकराने का समय क्या था? बहुत ही थोड़ा सा था। अगर बॉल और दीवार का द्रव्यमान सेम होता, अगर बॉल और दीवार का क्या होता? द्रव्यमान सेम होता, तो बॉल तो दीवार से टकरा के वही नीचे गिर के रुक जाती, और दीवार उतनी डिस्टेंस को कवर करती जितनी बॉल जिस वेग से करके आई है। है कि नहीं? हो कि कौन गलत है? नहीं। हाँ, लिखो, हेडिंग लगाओ। देखो, विज्ञान को समझने के लिए आपके दिमाग में इमेजिनेशन बढ़नी चाहिए, चित्र बढ़ने चाहिए। हेडिंग लगाओ, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम लिखो भी। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय, अब ये निकाय क्या होती है? बॉडी। क्या होती है? वस्तु की बॉडी, आकृति कुछ भी हो सकती है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय में कुल संवेग सदैव नियत या संरक्षित रहता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय में कुल संवेग सदैव नियत या संरक्षित रहता है, जबकि उन पर लगने वाले बाहरी बलों का मान शून्य हो। जबकि उन पर लगने वाले बाहरी बलों का मान शून्य हो। दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय में संवेग का मान सदैव नियत रहता है या संरक्षित रहता है, और कंडीशन क्या है? उन पर लगने वाले बाहरी बल का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है। अब इस संवेग को समझने के लिए, संवेग के संरक्षण के नियम को समझने के लिए हमें न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी चाहिएगा और न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी चाहिएगा, उससे समझ लेंगे भी। दो चित्र हैं, देखा जाए तो दोनों चित्र एक जैसे ही हैं, लेकिन आपको अलग अलग नजर आएंगे। वो टेबल पर डंडा गेम खेले करे, क्या बोला है मैंने? पूल टेबल होता है, देखे रहेगा? खेले तो कौन देखा तो है? चलो छोड़ दो, वो नहीं देखा तो इधर आ जाओ। बॉल कभी बीन के मारी है क्या? ठीक है, कोई बात। अब ये कह रहा है कि एक वस्तु है, एक क्या है? वस्तु है, इसी को निकाय या बॉडी मान लेते हैं। ये आपकी वस्तु मान लेते हैं ए, और ये मान लेते हैं बी, दो वस्तुएं हैं। ये एक वस्तु स्थिर पड़ी थी, ये भी क्या पड़ी है? स्थिर। अब इसको मैंने मारा, डंडा मारा, जैसे इस पे मैंने क्या आरोपित किया? बल। कितनी देर के लिए? वो डंडा मारी थोड़ी रखते हैं, थोड़ी सी देर के लिए मारा, तो इस वस्तु में क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण, जिसकी वजह से वस्तु आगे क्या हुई? चलने लगी। जैसे ये चली तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ एम था, इसका कुछ ना कुछ क्या था? एम था, m1 मान लेते हैं। और m था तो इसके अंदर पैदा हुआ v, v यानी कि वेलोसिटी। m इंटू वी क्या पैदा हुआ? संवेग। क्या पैदा हुआ? हाँ, जैसे इसके टक्कर लगी तो इस वस्तु में उत्पन्न हो गया क्या? संवेग। ये है कंडीशन टक्कर से पहले, टक्कर से पहले। अब जाके ये एक स्थिर वस्तु जिसका द्रव्यमान था m2, जिसका वेग था अभी फिलहाल 0 पड़ी है, ये तो गतिमान होगी, तो इसमें तो संवेग, संवेग कब उत्पन्न होता है?
जब वस्तु में गति हो, ये तो स्थिर है, इसमें नहीं है। अब जाके इस वस्तु ए ने बी को क्या मारी, टक्कर मारी। जैसे ही ए ने बी को क्या मारी, टक्कर, तो वस्तु ए तो स्थिर होगी। m1 जिसका द्रव्यमान था, जिसको हमने वस्तु माना था ए, वो तो क्या होगी, स्थिर। इसका वेग क्या हो गया, 0। जबकि दूसरी वस्तु जिसको हमने क्या माना था, बी, जिसका भी m2 था, उसका वेग आ गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? यही संरक्षण का सिद्धांत है कि एक वस्तु के पास संवेग संरक्षित था, जैसे ही वो दूसरी वस्तु से टकराती है तो अपना संवेग उसको दे देती है, जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य, कोई और आगे ही ना गति से रोकना नहीं चाहिए, फिर संवेग संरक्षण अगले वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर इसके आगे भी कोई एक और वस्तु पड़ी हो जिसका m बराबर हो इसके, हर वेग से उसी से गति करने लग जाएगी, ये रुक जाएगी, वो वस्तु सी हो सकती है। सी वाली फिर आगे चलेगी, वो किसको टक्कर मारेगी, डी को। सी रुक जाएगी, डी आगे चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य, जब तक बाहरी बलों का मान क्या हो, शून्य हो, तब तक आरोपित किया गया संवेग ग्रहण किए गए संवेग के क्या है, बराबर है, ऐसा हम कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? बहुत उदाहरण है, दुनिया जान के हैं। ओ इसको जुगाड़ सो देखिए, दिख रहा है ज्ञान धातुओं को नहीं, कितनी बोल है इसमें, धातु की बोल है लटकाई हुई है धागे से बांध के, कितनी है, आराम हो देख लो, इनको ही जल्दी कौन मैंने, कितनी है, देखो 4 तो स्थिर है, एक तो बदलना रही है, कितनी है टोटल, 5। एक बॉल्स को मैंने हवा में पकड़ा, इमेजिनेशन, पांचों की पांचों स्थिर है, पांचों बॉल स्थिर है, इमेजिनेशन, इन्हें मेरे करने देखो, इधर नहीं, इमेजिनेशन होगी कि पांचों की पांचों बॉल क्या है, स्थिर है। मैंने एक बॉल को पकड़ के कुछ दूर ले गया, छोड़ दिया, उसने क्या मारी बाकियों को, टक्कर। उस एक बॉल की टक्कर से कितनी बॉल आगे गति की, अरे एक ही करने आ रही है, ध्यान देख, बाकी तो आपकी जगह पड़ी है। संवेग संरक्षण, मैंने कहा था ना, एक बॉल दूसरी को टक्कर मारेगी, दूसरा अपना संवेग तीसरी को, तीसरा चौथे को, चौथे पांचवी को, और जो मुक्त है चलने के लिए वो हवा में उड़ जाएगी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो एक बॉल जो शुरुआत में संवेग लेके, सबसे पहले इसको संवेग उत्पन्न किया, इसका द्रव्यमान था, इसमें वेलोसिटी थी, इसने ये संवेग किसको दिया, दूसरे को, दूसरे ने किसको दिया, तीसरे को, तीसरे ने किसने को दिया, चौथे, चौथे ने किसको दिया, पांचवें को, और पांचवें के आगे कोई बाधा थी नहीं, कोई बल काम ही नहीं कर रहा था, तो पांचवा जीत गए हो। कितना ऊंचो गए हो पांचवा, उतना ही ऊंचा गया जितना कि हमने इस ऊंचाई को छोटा था। एक की टक्कर से एक चला, तो दो की टक्कर से कितने चल रहे हैं, दो चल रहे हैं। कुल उत्पन्न संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। द्रव्यमान बढ़ गया ना, द्रव्यमान बढ़ गया, एम दुगना हो गया, तो संवेग भी पहले से दुगना। और अब की बारी बोल, एक थोड़ी चलेगी, बोल कितनी चलेगी, दो, कितनी चलेगी, उतनी जितनी पहले चल रही थी। समझ गई? ठीक है, 3 कर देते हैं, बोलना तो अभी भी 5 ही है। अब क्या 3 बोले पकड़ के यूं छोड़ दी, तो आगे भी कितनी जाएंगी, 3 ही जाएंगी, संवेग संरक्षित रहता है। समझ में आई बात को नहीं आई? हाँ, काश ऐसा हमारे साथ होता कि हम कोई चीज खाते आधा किलो और निकाल भी कितनी देते, आधा किलो काट देता कि आधा किलो, नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी कुछ हिस्सा क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। बहुत सारे कारक और भी तो होते हैं। अब देखो ध्यान से, ये बीच वाली बोलें क्यों नहीं चल पाई भी, ये एक लास्ट वाली है, पहली क्यों आगे पीछे दौड़ रही है, बीच वाली के क्या हो गया, क्योंकि इस परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, ये संरक्षित कब तक रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य करो, कोई बात नहीं, उसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब बाहरी बल का मान 0 है, बीच वाली बलों पर तो बल लग रहा था, एक दूसरे को टक्कर मारे थे, बीच में गैप क्या था, कम था, और अंतिम वाली पर कोई बाहरी बल लगने की जगह थी नहीं, कोई आगे था नहीं, तो वो चल पड़ी। ये है संवेग संरक्षण का सिद्धांत या नियम। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इसी सिद्धांत का प्रयोग करके बहुत सारी चीजें और डेवलप होती है। लिखो आगे, देखो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि टक्कर
टक्कर से पूर्व, टक्कर यानी कि कोलिजन से पूर्व का कुल संवेग, टक्कर से पूर्व का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि टक्कर से पूर्व का कुल संवेग टक्कर के बाद के संवेग के कुल संवेग के बराबर होता है। ठीक है, दो वस्तुओं में संवेग जो आदान प्रदान किया गया है टक्कर से पहले जितना था उतना ही वस्तु को मिलेगा टक्कर के बाद में, जिससे वो वस्तु नेक्स्ट अपना इंपैक्ट दिखाएगी, क्रिया प्रतिक्रिया करेगी, उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, वो काम करेगी। ठीक है, और इसी प्रतिक्रिया के कारण एक वस्तु को जब टक्कर मारा तो एक वस्तु तो रुकगी, क्या होगी, रुकगी, और दूसरी चल पड़ी। एक छोटा सा और एग्जांपल है, दो गेंद लो, दो चीजें लो, उनको सेम वेग से फेंको, दोनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनको सेम वेग से गतिमान करवाओ और एक जगह दोनों को आपस में क्या कराओ, टकराओ, और उनकी टक्कर के पॉइंट यदि उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, एकदम सेंटर से वो टक्कर मार रहे हैं सेम वेग पर सेम द्रव्यमान से, तो वस्तुएं वहीं रुक जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी। समझ में आई बात को नहीं है? एक बॉल ली 1 किलो की, एक बॉल ली 1 किलो की, ठीक है, इसको भी 1 मीटर प्रति सेकंड से फेंका, इसको भी 1 मीटर के प्रति सेकंड से फेंका, एक समय पर आके ये टकराई, इनमें इंपल्स पैदा हुआ, ठीक है ना। जैसे ये टकराएंगी द्रव्यमान सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो एक दूसरे को संवेग का क्या करेगी, आदान प्रदान करेगी, रिजल्टिव मान 0, वस्तु वहीं नीचे गिर जाएगी। इन देखो, ठीक है, बॉल है, टैंक के मारी क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, यानी कि टक्कर के दौरान क्या था, द बॉल हिट्स द बॉल, बॉल ने दीवार को क्या किया, हिट किया। उसके बाद में आफ्टर कोलिजन, आफ्टर मतलब टक्कर के पश्चात क्या हुआ, द बॉल बाउंस ऑफ दीवार, पहले तो बॉल ने दीवार को क्या मारा, धक्का, क्रिया, पहले तो बॉल ने दीवार को क्या मारा, धक्का, और अब दीवार ने बॉल को वापस क्या मारा, धक्का, प्रतिक्रिया। हर क्रिया के निश्चित और विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया। लेकिन ये बॉल उछल के पीछे क्यों आई, अब वो थे बता दो, क्योंकि इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद में ये जवाब भी नहीं दे पाओगे तो फिर पाल नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या था, इसमें एनर्जी क्या थी, क्योंकि आगे कार्य शक्ति और क्या पढ़ना है, सब जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन उस समय मैं ये नाम नहीं लूंगा संवेग आवेग, जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन जिक्र जरूर कर लेंगे मैंने थोड़ा बहुत। समझ में आ रही बात? अगर बॉल की बजाय एक बड़ा सारा लोहे का गोला होता, देखियो ना बिल्डिंग तोड़ने वास्ते क्रेन का बॉल सी को लगड़ी हुई है, वो होती आराम मारती टक्कर किंग है दीवार के, तो कुणाल तो दीवार जाके परला पासे पड़ती, क्यों, हाँ। और यदि जितना द्रव्यमान बॉल का है, जितनी वेलोसिटी बॉल की है, उतना ही फोर्स वो दीवार डेवलप कर लेती उसी द्रव्यमान के, और उनको टकराते तो बॉल वहीं रुक जाती और दीवार भी वहीं खड़ी रहती, क्योंकि बाहरी बल फिर कोई कार्य करता नहीं है, टोटल संवेग का मान दीवार को दिया, उसने अब्सॉर्ब कर लिया, कहने का मतलब ये है, तो कुछ नहीं होता। तो ये चीज है, जितनी भी टक्करें होती है सारे किसके उदाहरण है, जितने भी टक्करें हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनमें नुकसान होता है, कईयों में नहीं होता, ठीक है ना। कई बार थारा आपस में सिर भिड़ जाता ना, दो जना गलती हो, चोट लगी होगी, दीवार के टकरा गई होगी, ये वो, अगर आपको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो इसका मतलब संवेग जो था आपके पास ज्यादा था, अगले के पास क्या था, कम था, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, बड़ा था ना पुट्ठो दियो फेंगे, पुट्ठो दियो थारा पीड़ हुई। समझ में आ रही बात? दो बस आपस में क्या होगी, टकरा गई, दो ट्रेनें आपस में टकरा गई, दो साइकिलें आपस में टकरा गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ट्रेन और एक बस आपस में टकरा गई तो कौन गई बस, अब पता ही कौन लगेगा बस है कि कौन नहीं, क्यों, संवेग ज्यादा किसके पास था, ट्रेन। वो दीवार वाली और बॉल वाली बात होगी, कौन उछलेगा, बस उछल के दूर जाके गिरेगी, उसका कार्य हो जाएगा, अंदर है तो उनका सबका काम हो जाएगा। तो ये चीज है, तो ये सारा संवेग सुरक्षित है,
इसके पास जितना था इसने आगे इसको दे दिया, अभी दिखाया था वो बोलने घूम रही थी। अगर कोई आगे सी बोले तो ये सी को दे देगा, सी फिर आगे चलेगी, ठीक है, सी अपना किसको दे देगी, डी को। कब तक, जब तक बलों का मान क्या रहे, बाहरी बलों का मान क्या रहे, शून्य। कोई दिक्कत है? हाँ, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम एक और चीज पढ़ने के लायक होगी। हर चीज सिक्वेंटली चलेगी, ठीक है। न्यूटन के गति के नियम तो हो गए कितने, 3, लेकिन न्यूटन ने एक और नियम दिया था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन सा नियम? हाँ तो लिखो नेक्स्ट भी, ये चित्र से बना लिया करो ऐसे छोटे मोटे, जो पीडीएफ भेजता हूँ घर पे, ठीक है। वहां अगर यहाँ मौका मिले थोड़ा बीच में, यहाँ कौन बैठना होता है, होटल में कौन ऐड हो, थाली लगा दूंगा, का ध्यान रखना, थाली में देखी चीजों से खानी पड़ेगी वहां, ठीक है। ये चित्र चित्र जो है आराम से बना लिया करो छोटे मोटे अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि बोल नहीं है ड्राइंग बढ़िया बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो लगाओ भी, किसका नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हो इसको। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहते हैं, कई नाम है इसके। गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब सार्वभौमिक, इसको यदि ट्रांसलेट करूंगा इंग्लिश में तो संपूर्ण ब्रह्मांड में, ठीक है। ब्रह्मांड को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्स, क्या बोलते हैं, हाँ। तो ये पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक समान रूप से क्या होता है, लागू होता है। बात केवल पृथ्वी की नहीं कर रहे, बात पूरे किसकी कर रहे हैं, ब्रह्मांड की। तो कितना बढ़िया आदमी हो, पृथ्वी के बारे में सोचो ही नहीं, के बारे में सोचो, ब्रह्मांड एलियन के बारे में भी चिंता थी बापड़ा ने, ठीक है। इसने अपनी किताब लिखी थी कौन सी, प्रिंसिपिया, क्या लिखी थी, हाँ। उसके अंदर बहुत कुछ लिखा, न्यूटन के ने काफी किताबें, काफी लेख, काफी बातें यूं पन्ने पे लिख के छोड़ दी थी। या थे रफ काम से कौन करो, कई बार आप बना के पन्ने पर लिख के बना के छोड़ दी, बह मिली लोगों ने, लोग बंद दबा दी, उनको बाहर नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों की अवधारणाएं थी, और वो उस समय के लोगों को छोड़ो, आज के लोगों को भी समझ में नहीं आ रही कि भाई बात के लिखिए। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता सभ्यता की इनकी भाषा समझ में आई है क्या, वो समझ में आई नहीं, क्या कहना ला रहे हैं, क्या है, जीव जंतु चित्र मछली मुछली बना के छोड़ दी उन्होंने, तो अब हम पढ़ ही नहीं पा रहे। वैसे ही न्यूटन के कुछ समीकरण, कुछ नियम तो अब तक समझ में आई नहीं, उनको तो दबा के रखा हुआ है, बाहर ही नहीं आए। वो कहते इससे तो बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो व्यवस्था बनाई हुई है, देखो कब तक बाहर आते हैं। तो क्या नियम है गुरुत्वाकर्षण का, कोई बता सकता है क्या? इसी से सारी आगे की थ्योरी तैयार होनी है हमारी। ये तो बाद में हर टॉपिक के बाद कहता आ रहा हूं कि ये आगे से आगे चलते जा रहे हैं, कड़ियां हैं ये तो जुड़ती जाएंगी। क्या कहते हैं नियम गुरुत्वाकर्षण का, पता है, यदि आप पृथ्वी पर कोई ऊपर बॉल आसमान में उछालते हो, ठीक है, और वो बॉल जमीन से आके क्या होती है, टकराती है, तो बॉल पृथ्वी को धक्का मारती है, था है के आपको बड़ो सारो पत्थरियां छा तो नीचे पटक्यो नहीं, तो जैसे ही पृथ्वी को टकराएगा पृथ्वी को धक्का लगेगा, मजाक लगे, मारती है धक्का, नहीं मारती न्यूटन तो कहता है भी। अब थे न्यूटन मान वैज्ञानिक हो तो साबित करो साबित करो तीसरे नियम को गलत, क्रिया प्रतिक्रिया। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, बॉल दीवार के फेंक के मारी, दीवार ने बॉल को वापस फेंक के मार दिया, लेकिन दीवार कहीं भी हिली नहीं, वैसे ही पृथ्वी हिलती नहीं है, क्यों, पृथ्वी का कितना है, हाँ 10 की पावर कितनी है वहां, है 24 है 25 है, ठीक है ना, हाँ। तो वो आगे 9 पॉइंट छोड़ो, जो भी आंकड़े मैटर नहीं करते, वो 10 की घात देखो कितनी है, इतना द्रव्यमान है किसका। और अपनों ने जो पत्थर मारा था फेंक के, वो कितना किलो, इडोक में पत्थर कहूं थारू चकी जाए को नहीं, वो 50.5 किलो गए हो, ठीक है ना। तो ले गया ना, ईंट ले गया ना ज्यादा। अब एक ईंट मार के आप अरबों खरबों किलोग्राम वजनी चीज को हिलाने का क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रयास। हिला सकते हो क्या, अरे हिला सकते हैं, हिला सकते हैं। एक आदमी था, उसने कहा था कि यदि आप मेरे को एक लंबी छड़ी दे दो, एक लंबी क्या दे दो, छड़ी दे दो, और खड़ा रहने की जगह दे दो, और खड़े रहने की क्या दे दो, जगह दे दो, तो मैं पृथ्वी को उसकी जगह से हिला दूंगा।
कौन था वो आदमी? मैं हूं, मेरा पुनर्जन्म हुए हुए। ढूंढना ये डायलॉग किसका था कि मेरे को एक लंबी छड़ी दे दो और खड़े रहने की क्या दे दो, जगह दे दो, फिर डंडा हूं पृथ्वी की जगह बदल दूंगा मैं। साढ़े ने परली कक्षा में गाल दिया, चांद और नेड़े लिया वहां, ये छाड़ मार गए चांद पर, मैं तेरे लिए चांद ले आऊंगा तो मैंने चांद पर ले जाओ, इतनी नेड़े कर सके वो। ठीक है, अभी जो आपने बात की है ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल होता है। कंडीशन अप्लाई है, क्या अप्लाई है? हाँ, प्रयास। क्या? प्रयास, प्रयास करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। हाँ, तो आगे पढ़नी है हमने साधारण मशीन ने, क्या पढ़नी है? हाँ, उसमें बताऊंगा कि भी छड़ियों की पृथ्वी हाल जग रहा है, इतने थे ढूंढियो बाद में कौन। ठीक है, तो क्या पढ़ना है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के दौरान, अभी रुक जाओ, लिखना नहीं, लिखने तो रेड लाइन है, लिख लेना, मेन दिमाग में डालो। न्यूटन कहता है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो एक द्रव्यमान रखती है, प्रत्येक वस्तु जिसके पास एक मास है, वो हर दूसरी वस्तु को जिसके पास भी क्या है, द्रव्यमान है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इस सिद्धांत को नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम दिया? इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह या हर एक चीज जो स्थिर है, जो चल रही है, ठीक है, और यदि उसके पास द्रव्यमान है, क्या है? एम है। ठीक है, एक वस्तु है जिसके पास क्या है? एम है, और एक और वस्तु है, ये रही, पता नहीं कहां है, इसके पास भी क्या है? एम है। और इनको यदि आप कहीं भी रख दो, ये हमेशा एक दूसरे को एक क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती रहती है। ठीक है, अब कितनी बल से खींचती है उसके लिए न्यूटन ने नियम दिया था, उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, तो लिखो। इस नियम के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु इस नियम के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। हर वस्तु दूसरी को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। इस प्रकार दो वस्तुओं के मध्य या दो पिंडों के मध्य या दो बॉडी के मध्य या दो निकायों के मध्य, कई नाम आ सकते हैं पेपर में। इस प्रकार कम से कम कितनी? दो तो लेनी पड़ेगी ना, हजारों तो ले नहीं सकते। दो वस्तुएं कर लो, दो पिंड कर लो, दो निकाय कर लो, दो बॉडी कर लो, एक दो मेज कर लो, एक मेज और एक गेंद कर लो, एक दीवार और एक जैसी भी कर लो, की मर्जी जो मन में है, कितनी? कम से कम दो वस्तुओं के मध्य उत्पन्न यह आकर्षण बल, इस प्रकार दो वस्तुओं के मध्य उत्पन्न यह आकर्षण बल। कौन सा आकर्षण बल? देखो ध्यान से, इसमें दो नाम है, एक गुरुत्व, एक कर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व प्रतिकर्षण, तो कौन बोले? वो क्या बोले? आकर्षण। यानी कि हर चीज दूसरे को अपनी ओर क्या कर रही है? पृथ्वी अपनी ओर चीजों को खींच रही है। खींचना मतलब क्या करना? आकर्षित करना। क्या करना? हाँ, तो इस प्रकार दो वस्तुओं के उत्पन्न मध्य उत्पन्न यह आकर्षण बल का मान उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। इस प्रकार दो वस्तुओं के मध्य उत्पन्न यह गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? विलोमानुपाती होता है।
ठीक है, तो दो वस्तु, दोनों का द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान m1 तो दूसरे का द्रव्यमान m2। अब नियम क्या कहता है कि जी बल पैदा होगा। बल का प्रतीक क्या है? F। बल का नाम हमें पहले से पता है, गुरुत्वाकर्षण बल हम पढ़ चुके हैं, पृथ्वी हर वस्तु पर लगा रही है, मान भी बता दिया था, सब याद है? कुछ याद नहीं है? मुकारा भरो झूठा, शनिवार फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं, याद है तो बता देना। ये बल जो है ये समानुपाती होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के। यही तो लिखा ना, ये आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, तथा इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? विलोमानुपाती होता है। तो अरे उतारने को नहीं, भी रुक जाओ। एफ समानुपाती m1 इंटू m2 और एफ विलोमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? दूरी के वर्ग के। अब इन दोनों को यदि मिला दें, इन दोनों को क्या कर दूं, मिला दूं, तो मैं लिख सकता हूं कि एफ प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बटा में डी स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या कौन लिख सकूं? अरे थे इलेक्ट्रिशियन वाला होके गुलाम को नियम पढ़ है, कठू आए वे Q1 इंटू Q2 बटा में डी स्क्वायर। चुंबक का बल पड़ा हुआ है m1 इंटू m2 बटा में डी स्क्वायर। कहां से है? वो यहीं से है, मूल उत्पत्ति यहीं से हुई है। ठीक है ना? अब इस निशान को हटा के निशान किसका आता है? अरे जी का नहीं, बराबर का। सबर जी टिका थोड़ो सो, ये निशान जाएगा, बराबर का निशान आएगा। और ये जाएगा, ये आएगा, तो ऐसे तो आता नहीं, अपने साथ लेके आता है किसको? नियतांक को। किसको? और नियतांक के रूप में यहां आता है कौन? जी, सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान कितना है? 6 पॉइंट, बोल बोल बोल, और टिला ही है, मैं पकड़ लूंगा। कौन ही याद, तो कौन याद लगा? हाँ बाला, इस जी की वैल्यू बताना थोड़ी, किसको याद है? प्रश्न में शायद ये भी था आपकी बारी, या उससे पहले वाले में दिया होगा, इंपॉर्टेंट है। 6.67 गुणा 10 की पावर कितनी? माइनस में 11। आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक के जी स्क्वायर। याद है को नहीं? मन याद है, कोई बात नहीं, मन पेपर देना, मन लोको पायलट लागना भी थे तो क्या करो लागे। ठीक है, और बराबर हो जाएगा m1 m2 डी स्क्वायर। उतार लेना अब यहां से, चीजें याद रखो, सारणियां याद करनी शुरू कर दो, नहीं तो पार नहीं पड़नी। ठीक है, हर वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, खींचती रहेगी। हर ग्रह दूसरे ग्रह को अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है, लेकिन खींच नहीं पा रहा, कारण क्या है? चिपण कौन ला रहे, भिड़न कौन ला रहे, रोड़ो के। समस्याएं क्या है? हर वस्तु के पास एक गुरुत्वाकर्षण बल है, हर ग्रह के पास एक गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी मंगल को अपनी ओर खींचने का क्या कर रहा है? प्रयास। मंगल पृथ्वी को अपनी ओर खींचने का प्रयास। दोनों के प्रयास एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। और खाली मंगल थोड़ी खींच रहा है, बृहस्पति भी खींचने का क्या कर रहा है? प्रयास। शनि भी खींचने का प्रयास कर रहा है, उनका बाप सूरज भी सबको अपनी ओर खींचने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। लेकिन सबके प्रयास फेल हो रहे हैं, रोड़ो के थे लागन कौन ला रहे नौकरी। प्रयास थे भी करने ला रहे हो, थारा घर का भी करने ला रहे हैं, किया ना किया करके टाबर मारो के लाल जाए नौकरी, लेकिन कमी कहाँ है? वो गोल गोल घूमे जा रहे हैं। क्या नहीं पृथ्वी घूमे, क्यों घूमे? प्रयास। क्या हो रहे हैं? हाँ, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है। आप थे ही गेड़ा मारे आओ, शनिवार संडे सोमवार मंगलवार इनू गया, कमरे हटा आगे बैठ गया, फिर वापस जाओगा, फिर कहीं लाइब्रेरी जाओगे, ये करके चक्कर ही तो चल रहे हैं। क्यों? प्रयास। आप एक चीज को अपनी ओर खींचने का, या एक चीज आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करिए, क्या? नौकरी। है नहीं? बात आने खींचा है कि थे भी ने खींचने को प्रयास करना रहे हो?
है दोनों। न्यूटन कहता है दोनों ही पर्याप्त। वैकेंसी नहीं आवा तो डांग खींचोगा थे, यही को नहीं। वो आई है, नौकरी की वैकेंसियां पोस्टें आई है, तभी तो आप उसको खींचने का प्रयास। अरे इन्हें रेलवे वाला कह के यार ओ इन्हें आ जाए तो ठीक है, कौन करेंगे। इधर से पक्ष से देखोगे तो आप उसको अपनी ओर ला रहे हो, और इधर रेलवे वाले पक्ष से देखो तो रेलवे आपको अपनी तरफ लाने का क्या कर रहा है प्रयास। कामयाब कौन होगा वो देख लो भाई नियम से। M1 M2 दो वस्तुएं, एक रेलवे और एक आप, दोनों में क्या है द्रव्यमान। ठीक है, अब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो दूसरे को अपनी ओर खींच लेगा। ध्यान रखना बल प्रत्याकर्षण भी कई बार काम कर जाता है, लेकिन गुरुत्वा तो कौन सा है आकर्षण। बीच की दूरी, पेपर अभी दूर है, दूरी के वर्ग के विलोमानुपात यह ध्यान रखना, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, ठीक है, आपके कामयाब होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाएंगी। कहीं नहीं पेपर और आगे हो जाए तो बढ़िया है तैयारी जब पीक पे हो उस समय पेपर हो जाए तो सबसे बढ़िया रहता है। तो समझो चीजों को, क्या ये हमसे जुड़ा हुआ नहीं है क्या। अरे आप इन आसपास की चीजों से जो आप कर रहे हो उससे जुड़ा हुई चीज नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो उससे कम्युनिकेट करके देखो तो समझ में आएगा। हर वस्तु खींच रही है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी क्यों खींच पा रही है। मेरे हाथ में एक बॉल है, पृथ्वी ऊपर क्यों को नहीं आना रही, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, जिसके पास द्रव्यमान ज्यादा रहेगा वही खींचेगी भी। समझ में आ रही बात। पृथ्वी क्यों घूम रही है अपनी दूरी पर, क्यों घूम रही है अपने कक्षा के अंदर, क्योंकि उस पर एक समय में कई सारे बल क्या कर रहे हैं कार्य कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे, अलग अलग ग्रह, अलग अलग हर चीज, शुद्ध ग्रह, सब चीजें अपने अपने बल आरोपित कर रही है और पृथ्वी को अपनी ओर खींचने का प्रयास। पृथ्वी के पास भी बल है तो वो ना तो खुद जा रही है ना ही किसी को अपनी ओर ला रही है, बस घूम रही है बलों के कारण। ये चीज है, कोई दिक्कत। ठीक है, उतार लिया सारा। गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आया। देखो यहां जी, यहां जी सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। यहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। इसका मान कितना है भी 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक केजी स्क्वायर होता है। अगर इसकी विमा बनाने को कह दे तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा क्या है, बनाया देखा किया हुआ है। अरे भूपेंद्र बना ना खुना देख। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा बना के बताइए कृपया करके। एक तो है रिक्वेस्ट करनी, अरे एक है धमकी देनी। अभी तो रिक्वेस्ट काम चला लो। M2 L-1 और T0, ठीक है। अभी तरीका बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ये आंकड़े नहीं देखने होते, इनको देखो बस, और सोच ले थोड़ा सा, और सोच ले ये ना कर, और सोच ले। कितनी बारी बदला हुई है, चार तो ऑप्शन हुआ, चार बार तो मुकर गया तू। हाँ भी ऋषि कि बना है के, हाँ बता भी। चंद्रभान होशियार आदमी यार, बिंगी बीमार ले वहां पा बोल भी चंद्रभान। M⁻⁻1 L2 T-2। हाँ भी आ किंग किंग बनी है चंद्रभान, किंग कौन बनी लाला। हाँ बाला बोल है M1, ठीक है। M-1 नहीं आएगा सीधा 1। तो बालाराम कहता है जी M1 L2 और T-2। हाँ ये किसका है अभी, ऑप्शन 2 मिल गए, वही को नहीं आयो। हाँ भी बोल, हाँ राजीव। अब कौन है, तेरी बारी गई। हाँ भूपेंद्र बोल।
m-1 L2 T T0। शाबाश, 3 ऑप्शन हो गए, एक ऑप्शन और दो भी। हाँ सॉरी बोल। m-1 L2 T0, फिर तेरे तो सागी आ गए। हाँ क्यों को नहीं आना, आ जाओ बनावा फिर ते घर का चंद्र बना दो और विमा कौन बने। अभी क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओब्लिक केजी स्क्वायर, यही है न्यूटन। न्यूटन की विमा क्या होती है, बल की, केजी मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। इसके गुणा में कौन है, कौन है, मीटर की स्क्वायर। ऊपर तो ये है, नीचे कौन है, कौन है, केजी की घात 2। अब सॉल्व कर लो, अब क्या कर लो, अब तो कर लो, क्या बचा, के टू क्या के टू है। चलो और देखते हैं, चलो इस ऊपर वाले को लेके चलते हैं। ऊपर में क्या है, केजी बटा में केजी गुणा मीटर बटा में सेकंड की स्क्वायर, और गुणा में कौन है, मीटर की 2, यही है। ठीक है, मीटर की 2, मीटर की 2, मीटर की 3, तो क्या बने, ऊपर वाले का क्या बना, केजी है भी नहीं, मीटर की 3 बटा में सेकंड की स्क्वायर, ये ऊपर वाले का बन गया। ठीक है, अब इसकी विमा लिख लो, के केजी की स्क्वायर। अभी तो मैं ऊपर को काम चलना रहे, नीचे तो आएगा नहीं, अभी तो काम कहाँ का चल रहा है। तो पड़े अभी बाद में, अभी सब्र कर, इंतजार सब्र करो, रुको जरा, वो है अभी तो। ठीक है, ये तो ऊपर वाली राशि है, अंश चल रहा है अभी, हर बाद में देख लेंगे। ठीक है, हाँ अब इसकी विमा बना लो, क्या बनी, m-1 L3 और T-2 बन गई। अब बटा में केजी की स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि m2। अब सॉल्व कर लो, m की 2 है, m की 1 है, क्या रह जाएगा, हाँ तो क्या विमा बनेगी, m-1 आगे, l की कितनी 3 और T-2, आई बनी के किंगी है, बाद में बनेगी, क्योंकि यानी गड़बड़ कर दी, L2 लिख दियो, क्या लिख दियो, L2। छोटी मोटी गलतियां माफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये विमाई में मैंने कहा था कि रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं है, साथ साथ होती रहेगी, लेकिन सीखो ना, हर टॉपिक में जहां मात्रक प्रतीक आगे वहां पर कर लेंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग प्रयास ही नहीं कर रहे। के पूरे सूत्र की बनाई है लाला, तो अब तने ब्यादी लेनी है, बोली तकड़ी या चीजा सोरो समझना है, पहले तो बता चीजों। एक मिनट रुक जा, गणित की प्रश्नावली है, नाम है सरलीकरण, मैं कुछ नहीं करके मैं दरलीकरण बनानी है क्या, आप बता, जब चीजों को करने का आसान तरीका है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, पूरा ही बनानी है तो सेकंड स्क्वायर ऊपर पड़ा है, मीटर ये केजी कहां चला जाएगा, ऊपर केजी ऊपर जा सी तो माइनस को हो जाएगा, आपको सूत्र कट लिखे यार, समझो कौन बात में दे रहा हूं। हाँ अच्छा, एफ के सूत्र की निकालनी है के, तो ये विमा तो आएगी आएगी। ठीक है, उसके बाद में एम कितने हैं, 2, एम कितने हैं 2, और दूरी की स्क्वायर एल की स्क्वायर, एल की स्क्वायर ऊपर भेज दो, किसकी हो जाएगी, माइनस की, इसके साथ उसको सॉल्यूशन कर लो। हाँ तो यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बल की विमा आएगी ना। रुक तो जा भाई, वही तो रोड़ो है नहीं थारा, समझ में तो कोनी आवा कहानी। याद है मैं जब विमाएं करवा रहा था, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, याद है क्या, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। और विमाएं जब करवा रहा था मैं, तो मैंने एक बात ये कही थी कि सूत्र चाहे कोई भी यूज कर लो,
विमा का सूत्र हमेशा सेम रहता है। तो ये जब हल करके निकालोगे ना तो सूत्र किसका आएगा? बल का आएगा। बल की विमा का सूत्र क्या है? बल की विमा क्या है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि M1L1 T-2 कर ले। वो यहाँ से करो तो सही, मेरे पर क्या ढोड़ो कि आप करो ना आवे तो फिर मेरे बात करो। ठीक है, तो ये चीज है, समझ गए? हाँ, आज इतना बहुत है क्या? हाँ, था ना मजा आवे जब विमा उमा बनाओ, जब बड़ी परिभाषा थारे दिमाग में चल रही कौन ला रही है नहीं? अभी देखना, अभी तो इन सब का इस्तेमाल एक साथ होगा, तब देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है। अभी आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा क्योंकि जीके की क्लास नहीं है आज, बाकी अपने कल देखेंगे।